जी, नमस्कार। आज हम जिस विषय पर अपना ये वीडियो बना रहे हैं, वह विषय है परिकल्पना। शोध करते समय सबसे पहले हम किसी एक शोध समस्या का चयन करते हैं। शोध समस्या का चयन करने के उपरांत हम उसकी एक परिकल्पना का निर्माण करते हैं। परिकल्पना क्या होती है? परिकल्पना ये होती है कि शोध समस्या का एक संभावित समाधान होता है। ऐसा समाधान जिसकी हम जाँच कर सकें, अर्थात वो जाँचनीय हो, और जाँच करने के उपरांत हम यह देखते हैं कि वह परिकल्पना हमारे शोध समस्या के समाधान में सक्षम है अथवा नहीं। जैसे अगर हम एक उदाहरण लेते हैं, पुरस्कार एवं दंड का शिक्षण पर क्या असर पड़ता है? अर्थात पुरस्कार दें या अथवा दंड दें, उससे हमारे शिक्षण पर क्या असर पड़ता है? शिक्षण में प्रोग्रेस होता है या दंड देने पर वो प्रोग्रेस होती है या उसका नुकसान होता है? इस विषय पर हम एक परिकल्पना का निर्माण करते हैं। तो परिकल्पना हमारी क्या होगी कि शिक्षण पर पुरस्कार का प्रभाव दंड की अपेक्षा ज़्यादा अच्छा होता है। अब इस परिकल्पना का जो हमने एक संभावित एक अनुमान लगाया, एक समाधान दिया, उसका हम पुष्टि करेंगे और जब हम इस निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे कि इस परिकल्पना की यदि पुष्टि हो जाती है तो वह समस्या का समाधान करने में सहायक है। यदि इस परिकल्पना की पुष्टि नहीं होती है तो या तो इस परिकल्पना को हम बदल देते हैं या फिर उसको संशोधित करके एक नई परिकल्पना का निर्माण करते हैं। अब ये देखना ये है कि क्या यह परिकल्पना बनाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमारी परिकल्पना कैसी हो जिससे कि हमारी सोच समस्या का समाधान, एक बढ़िया समाधान निकल के आ सके। अच्छी परिकल्पना बनाते समय हमें मुख्य रूप से ये ध्यान देना चाहिए कि परिकल्पना जो हो वो जांचनीय हो, अर्थात परिकल्पना ऐसी हो जिसकी जांच की जा सके और वो मितव्ययी हो, कम से कम खर्च में, कम से धन का, समय का, श्रम का सब कम खर्च हो और जिससे उस परिकल्पना का जांच हम कर सकें। और साथ ही वह परिकल्पना तर्क पर आधारित होनी चाहिए। ऐसी परिकल्पना हो जिसका प्रभाव जो है वह मौजूदा सिद्धांतों से मेल खाता हो और परिकल्पना की अवधारणा जो हो वह स्पष्ट होनी चाहिए। अर्थात ऐसा ना हो कि हम ऐसी किसी परिकल्पना का निर्माण कर लें जो हमें स्पष्ट ही नहीं है कि हम करना क्या चाहते हैं। परिकल्पना ऐसी होनी चाहिए जो अन्य क्षेत्र में बनाई गई परिकल्पनाओं की अवधारणा से मेल खाए और परिकल्पना इतनी ज़्यादा विशिष्ट या बहुत ज़्यादा सामान्य भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा विशिष्ट अगर परिकल्पना हो जाती है तो उसका जांच जो है वो दिक्कत भरा होता है, उसकी जांच करने में समस्या आती है। अब परिकल्पना यदि बहुत सामान्य होती है तो उसका जो समाधान होता है वह हमारी सोच समस्या के समाधान में उपयुक्त नहीं होता। परिकल्पना ऐसी होनी चाहिए कि हम जो बात कहना चाहते हैं, जो समस्या का समाधान करना चाहते हैं, वो निश्चित रूप से स्पष्ट होकर आ जाए। परिकल्पना के कई प्रकार होते हैं, जिसमें से कुछ परिकल्पनाएँ ऐसी होती हैं जिसका हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। जैसे एक होती है नकारात्मक परिकल्पना, एक होती है सकारात्मक परिकल्पना। सकारात्मक परिकल्पना में कथन जो होता है वह सकारात्मक रूप में होता है, जैसे कि अभ्यास की मात्रा बढ़ाने से सीखने की मात्रा में वृद्धि होती है, अर्थात ये सकारात्मक दृष्टिकोण दिखा रहा है। नकारात्मक परिकल्पना वो होती है जो कथन नकारात्मक रूप में होता है, जैसे अभ्यास से सीखने की गति में वृद्धि नहीं होती है। एक जो बहुत महत्वपूर्ण परिकल्पना का प्रकार होता है वह है शून्य परिकल्पना, नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस या शून्य परिकल्पना का अर्थ ये है कि दो चर जिनमें हमें संबंध ज्ञात करना है उनमें कोई अंतर नहीं होता है। जैसे राम और श्याम की बुद्धि लब्धि में कोई अंतर नहीं है। हम ऐसी परिकल्पना बनाते हैं कि राम और श्याम की बुद्धि लब्धि में कोई अंतर नहीं है और बाद में इस परिकल्पना की जांच करके हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या राम और श्याम की बुद्धि लब्धि में वास्तविक रूप में कोई अंतर नहीं है। अगर कोई अंतर नहीं पाया जाता, अर्थात हमारी शून्य परिकल्पना जो है वो असत्य पाई जाती है, तो वो नल परिकल्पना होती है। थैंक यू।